इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और 6th सेंचुरी BC की पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में समझेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है इसका टाइम पीरियड 323 से लेकर के 125 BC तक रहा। तो यह ध्यान रखिएगा आप, ये AD में नहीं है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है हमें मौर्य साम्राज्य के तहत? तो सबसे पहले हमको इसके स्रोत देखने हैं। स्रोत के अलावा फिर हम इस समय की अर्थव्यवस्था, इस समय की राजनीतिक व्यवस्था, इस समय का समाज और इस समय की कला, इन सारे सेगमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले स्रोत पे बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि स्रोत जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। ये आपने अब तक अच्छे से ध्यान रख लिया है। पुरातात्विक स्रोत की बात अगर मैं करूं तो मौर्य काल के समय में पुरातात्विक स्रोत क्या क्या मिलते हैं? तो एक तो इस समय हमको सिक्का मिलता है, और सिक्का कैसा है? तो ये पहले जैसा ही है, आहत सिक्के ही हैं। और इस समय हमें बर्तन मिलता है। बर्तन हमें कौन से मिलते हैं? तो NBPW, ये आपको ध्यान रखना है। और पुरातत्व के तहत हमें अभिलेख मिलते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ अभिलेख की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्यिक स्रोत गौण है। इस समय साहित्यिक स्रोत भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं? तो इसको आप 3 भाग में समझ लीजिए, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक है धार्मिक साहित्य, एक है गैर धार्मिक साहित्य, और एक है विदेशी विवरण। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग पहले गैर धार्मिक साहित्य देखते हैं। अगर गैर धार्मिक साहित्य की बात करें तो कौन कौन से गैर धार्मिक साहित्य थे? आपको 5 याद रखने हैं। एक आप याद रखिएगा, एक किताब है अर्थशास्त्र। इसके जो लेखक हैं वो हैं चाणक्य। इन्हीं का एक नाम है विष्णुगुप्त, और इन्हें ही आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इनकी किताब है अर्थशास्त्र। ये जो किताब था इसके बारे में जान जाइए कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें कुल 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। 1905 में एक विद्वान हैं R शर्मा शास्त्री। इन्होंने, ये किताब तो पुरानी थी तो ख़त्म हो गई थी ना, तो इसकी पांडुलिपि जो है, पांडुलिपि जो है ये इन्होंने खोजी। और कहाँ से खोजी थी? तो मैसूर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। विषय क्या है अर्थशास्त्र का? अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसका जो विषय है वो है राजनीति एवं प्रशासन। ये इसका मुख्य विषय है। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन सब्जेक्ट क्या है? राजनीति एवं प्रशासन। क्या इसके सामाजिक सांस्कृतिक पहलू के बारे में ये बताता है? अगर हम बात करें कि क्या ये किताब सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताता है, तो हाँ, बताता है। ठीक है, इस किताब में क्या कहा गया? इस किताब में कहा गया कि एक जो राजा है, इस राजा को अगर राज्य चलाना है, इसको सुचारू रूप से अगर चलाना है, तो उसको 7 तत्व की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से 7 तत्व हैं? यही जो 7 तत्व हैं इसे ही सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। वो 7 तत्व क्या क्या हैं? जैसे एक है राजा का, एक है स्वामी। स्वामी यानी कि राजा। एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए? तो राजा। क्यों? क्योंकि राजा जो होता है ये सिर होता है, अगर हम राज्य को एक व्यक्ति मान लें तो। दूसरा होता है अमात्य। इसे आप उच्च अधिकारी समझ लीजिए, या मंत्री। ये क्या है? ये है राजा की आँख, राज्य की आँख। तीसरा है जनपद। जनपद यानी अनुक्षेत्र, क्षेत्र मान लीजिए, और इस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या। ये क्या है? ये है राजा की जंघा।
चौथा है दुर्ग किला। दुर्ग किला क्या है भाई? तो जो राज्य की बाह है वो क्या है? दुर्ग या किला। इसके अलावा कोश क्या है भाई? तो राज्य का जो मुख है वो क्या है? कोश है। छठा बात करें हम अगर, तो इसको कहते हैं दंड या बल। जैसे सेना होता है दंड बल, ठीक है। ये क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क, माइंड। सातवां मित्र। मित्र ये आप कह लीजिए सहयोगी। ये कौन है? राजा की कहानी। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में थी। दूसरी जो साहित्यिक स्रोत है महत्वपूर्ण, वह है मुद्रा राक्षस। किसने इसकी रचना की? तो आप जानते हैं इसके लेखक हैं विशाख दत्त। यह गुप्त काल में इसकी रचना हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मौर्यों के समय लिखी गई। इसमें क्या है भाई, इस पुस्तक का अगर हमको विषय की बात करें तो यह जो है यह धनानंद, आपने को पता है ना धनानंद कौन था? धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो सत्ता से हटाया गया, सत्ताच्युत किया गया, इसकी जानकारी हमको इससे मिलती है। एक और किताब है रास तरंगिणी। रास तरंगिणी, इसके जो राइटर हैं ये कौन है? तो आप जानते हैं ये कल्हण है। इस किताब से हमको क्या जानकारी मिलती है? इस किताब से हमको जानकारी मिलती है कि जो आप श्रीनगर जानते हैं, श्रीनगर कहाँ है? कश्मीर में। इसकी स्थापना जो थी ये अशोक ने कराई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। रास तरंगिणी के बारे में ना यहीं पे मैं आपको कुछ बातें और भी बता देता हूँ। जैसे इसमें रास तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। बेसिकली यह कश्मीर के इतिहास की किताब है और इसकी जो शैली है वह है गद्यात्मक और जो भाषा है इसकी वह है संस्कृत। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम धार्मिक स्रोत की बात करें, एक दो किताब ना और आपको ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि है ना, पतंजलि ऋषि जो हैं इनकी किताब है महाभाष्य। इसके अलावा एक राइटर हैं दंडिन, उनकी किताब है 10 कुमार चरित। तो ये सब आपको नाम ध्यान रहने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे धार्मिक ग्रंथों की। तो धार्मिक ग्रंथों में अगर हम बात करें तो या आप धार्मिक स्रोत क्या लेते हैं? इसमें एक तो ब्राह्मण धर्म वाला होगा। तो ब्राह्मण धर्म में कौन है भाई? तो इसमें पुराण में क्या? तो विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण से क्या पता चलता है? तो इससे मौर्य की वंशावली मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में कथावस्तु के लेखक कौन है? मोगलीपुत्र तिस, मिलिंदपन्हो, के जो राइटर हैं वो है नागसेन। इसके अलावा और बौद्ध की किताबें जैसे दीपवंश, महावंश, ये सब किताबें। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में आपको कल्पसूत्र जो है ये भद्रबाहु इसके राइटर हैं, ये आपको नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र इसके राइटर रहे। तो ये धार्मिक साहित्य हो गया। इसके अलावा फिर विदेशी विवरण की बात करें अगर हम लोग तो विदेशी विवरण में मेगास्थनीज, इसकी किताब है इंडिका। तो ये आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज की इंडिका। ज़रा आप यहीं पर मेगास्थनीज के बारे में भी जान लीजिए कि मेगास्थनीज कौन है, कहाँ से आया है भाई साहब।
ये जो मेगास्थनीज है ये सीरिया का एक राजा है, सीरिया का शासक जिसका नाम है सेल्यूकस निकोटर। आगे हम इससे फिर बातचीत आपको कराएंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य से मिलेंगे। तो ये इसका राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब मैं चंद्रगुप्त मौर्य की जगह CGM लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये इसके दरबार में लगभग 3.5 वर्ष रहा। जो यह इसके किताब से क्या पता चलता है, तो जो नगर प्रशासन है, किसका नगर प्रशासन, मौर्यों का, और इनका जो सैन्य प्रशासन है, इसको 30-30 लोगों का जो है समिति है, एक समिति जिसमें 30-30 लोग हैं, तो वह जो है इसको देखता है। इसके अलावा क्या कहता है भाई मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं आते, लेकिन ये बात गलत वो कह देता है। क्यों? क्योंकि आगे भी हम लोग देखेंगे कि जो जैन साहित्य हैं, इसके अलावा कुछ ना अभिलेख हैं, जैसे पिपरवा अभिलेख, सहगौरा अभिलेख, वो सब जो अभिलेख हैं वो बताते हैं कि अकाल के समय राजा जो है वो क्या कर रहा है, राजा राहत उपलब्ध करा रहा है। तो इसका मतलब कि अकाल तो पड़ रहा है। तो मेगास्थनीज इस बात पर गलत है, लेकिन वो कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। इसके अलावा वो क्या कहता है, कहता है कि भारत में जो है दास प्रथा नहीं है, जबकि भारत में ऐसा था। वो कहता है कि भारत में 7 जातियाँ हैं, जो कि वो कम्प्लीटली गलत कहता है। तो यह मौर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी हैं राइटर्स जिनकी किताबें थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बट अभी फ़िलहाल पीटी के लिए आप उतना ध्यान मत रखिएगा, मैं बस आपको यूं ही बता दे रहा हूँ। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये स्ट्रैबो की किताब है। इसके अलावा इंटर पैलेसिया, यह जस्टिन की किताब है। इसके अलावा प्लूटार्क, इसकी किताब है लाइफ्स। इसके अलावा एक और आप राइटर ध्यान रखिएगा, प्लिनी ने जो किताब लिखी उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे फाहियान आया था, इसके अलावा आपने ह्वेनसांग का नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने इत्सिंग का नाम सुना होगा। ये सब जो हैं ये भी आते हैं और जो लिखते हैं, तो उससे भी हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपके साहित्यिक स्रोत थे। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो अब बात करेंगे हम लोग पुरातात्विक स्रोत की। इसमें हमें मुख्य रूप से अभिलेखों को देखना है। अभिलेख में हमको क्या क्या देखना भाई, तो एक तो आप पहले ये समझिए कि जो अशोक है, अशोक के अभिलेख हमें बहुत सारे मिले, लेकिन ऐसा नहीं था कि अशोक से पहले अभिलेख नहीं मिले। तो अशोक से पहले हमको कौन कौन अभिलेख मिले वो पहले हमको देखना चाहिए, और फिर अशोक के बाद जो अभिलेख हैं उसको हमको पढ़ना है। तो अशोक से पहले जो अभिलेख थे, इसमें एक है पिपरवा, कभी कभी पूछ लेते हैं पिपरवा का अभिलेख। ये यूपी में एक जगह है बस्ती, ये यहाँ मिला है। ये कलश अभिलेख है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पढ़ा जाने वाला पहला अभिलेख है। इसमें क्या जानकारी मिलती है इससे, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है कि जो बुद्ध हैं, इसकी जो पूजा होती है बुद्ध की, ये स्तूपों के माध्यम से होती है। ये हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है सहगौरा अभिलेख। यह गोरखपुर, यह भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यह जो है यह ताम्रपत्र पे लिखा हुआ अभिलेख है। ये आपको ध्यान रखना है, मात्र 4 लाइन में है
और इससे हमको क्या पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह अकाल के समय राहत दे रहा है, राहत प्रदान कर रहा है लोगों को, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वो दरअसल अपने अधिकारियों को निर्देश देता है कि भाई अकाल के समय जो है राहत कार्य चलाना है। अगला जो है वो है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख अभी भारत में नहीं है, यह बांग्लादेश में चला गया है ये जगह। और ये जो अभिलेख है ये बांग्लादेश में कहाँ मिला है, तो एक स्थान है बोगरा। यह पत्थर पे लिखा हुआ अभिलेख है, तो आप ध्यान रखिएगा ये प्रस्तर अभिलेख है। इसमें भी अकाल के बारे में ही, अकाल के समय जो राहत दी जाती है उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये अशोक से पूर्व के 3 अभिलेख आपको ध्यान रखने हैं। अब अशोक के समय के अभिलेख की बात हम लोग कर लेते हैं। जो अशोक का अभिलेख है इसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो कह देते हैं शिलालेख, दूसरा कह देते हैं स्तंभ लेख, और तीसरा कह देते हैं गुहालेख या गुफालेख। ठीक है, शिलालेख के बारे में कुछ बातें आप पहले समझ लीजिए इन तीनों को मिला के। एक विद्वान है टी पैंथर, इन्होंने 1750 में अशोक के जो अभिलेख हैं इसकी खोज की थी। अब आप सोच लीजिए कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, और पलासी के युद्ध से पहले ही अशोक को, हालांकि अभी इनको कुछ पता नहीं है कि अशोक है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं गया है। फिर 1837 में एक विद्वान हैं जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा और कुछ जानकारी, अशोक के जो अभिलेख हैं इसका जो लेखक है वो कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेखक है इसका चापर। यह अशोक के जो अभिलेख हैं, अगर हम उसके लिपि की बात करें कि कौन कौन सी लिपि है, तो आप ध्यान रखिएगा ब्राह्मी लिपि है, अरमाइक है, खरोष्ठी है, यूनानी है। ये 4 लिपि आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम भाषा की बात करें कि अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में है, तो एक तो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत के अलावा आपको यह अरमाइक भाषा में मिलेगा, अरमाइक के अलावा यह यूनानी भाषा में आपको मिलता है। किन किन अभिलेखों पे अशोक का नाम हमको मिलता है, तो वो 4 अभिलेख आपको ध्यान रखने हैं। अक्सर इन 4 पे प्रश्न आ जाता है। जैसे एक है मस्की का अभिलेख, एक है नितूर का अभिलेख, एक है उदयोगोलम का अभिलेख, और एक है गुर्जरा का अभिलेख। इसमें ये जो 3 हैं ये कर्नाटक में है, और ये जो गुर्जरा का अभिलेख है ये एमपी में है, आपको ध्यान रखना है। एक भाषा से संबंधित एक बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे यह अगर हमारा भारत है, तो जो भारत के जो आंतरिक हिस्से हैं यहाँ पर प्राकृत भाषा रहेगी, और जो साइड वाले हिस्से रहेंगे यहाँ पर जो है दूसरी भाषाएं मिलेंगी, जैसे अरमाई है ना, खरोष्ठी, यूनानी, ये इस एरिया में रहेगा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था। अब अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, ये वृहद शिलालेख ये वृहद शिलालेख क्या है। देखिए अशोक के ना 8 स्थानों से अभिलेख प्राप्त हुए बड़े बड़े, तो उनको हम वृहद शिलालेख कहते हैं। ये 8 स्थान कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे 2 पाकिस्तान में है, कौन कौन सा, तो एक है शहबाजगढ़ी और एक है मानसेहरा, ये दोनों जो है पाकिस्तान में है। इसके अलावा एक है कलसी या कालसी कहते हैं, ये देहरादून में है। इसके अलावा गिरनार का भी लेख है गुजरात में, और धौली और जौगढ़ ये दोनों उड़ीसा में है। एक और वृहद शिलालेख मिला एरागुडी में। ये एरागुडी कहाँ है बाबू साहब, तो ये कर्नाटका में है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर है सोपरा का अभिलेख, ये सोपरा में मिला। ये सोपरा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए इस तरह है, लेकिन मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए। अब इस पर कुछ कुछ आदेश हैं
ना 13 आदेश हमको मिलते हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। आदेश संख्या 1 है, आदेश संख्या 1 जो ये कहता है पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। आदेश संख्या 5 जो है ये धम्म महामात्र के बारे में बताता है। अभी मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि धम्म महामात्र क्या होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये वीडियो रिवीजन क्लास के लिए बना है। धम्म महामात्र अधिकारी होता था, जिससे जो है अशोक, इसके बाद है आदेश संख्या 2, इसमें यह सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आदेश संख्या 2, आदेश संख्या 2 और 13, इसमें यह पड़ोसी राज्यों के बारे में बताता है। तो पड़ोसी राज्य इसके कौन कौन हैं इसके बारे में भी ध्यान रखना है। जैसे दक्षिण में जो अशोक के पड़ोसी राज्य हैं वो कौन है, तो चोल हैं, ऐसे समझिए ये भारत है, तो ये जो अशोक का साम्राज्य यहाँ तक आता है, तो इसमें दक्षिण में कौन कौन है, तो चोल हैं, सतीय पुत्र हैं, इधर ये चोल हैं, ये सतीय पुत्र हैं। सतीय पुत्र मतलब केरल की बात करें तो आज भी केरल यहाँ पर है। और ये पांड्य है, मदुरई वाला पांड्य। और यहाँ पर जो है श्रीलंका है, जिसके नाम उस समय ताम्रपर्णी है। तो कभी मान के चलिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि भाई मौर्यों के समय जो है ताम्रपर्णी नामक स्थान किसके बारे में ये कहता है, तो ये श्रीलंका है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें, यानी कि अगर भारत हमारा, ये जो भारत है हमारा, तो उस समय तो ये भारत है ना। तो अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये एरिया इसका उत्तर पश्चिम का कहाँ तक जा चुका है, आप ये समझो कि इसके जो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में एक तो इसका पड़ोसी है सीरिया और दूसरा है मिस्र। और सीरिया का शासक है एंटियोकस सेकेंड और मिस्र का शासक है टॉलमी II। ये आपको ध्यान रखना है, ये अशोक के कंटेम्पररी थे। अब आप सोचिए कि हम कहाँ तक थे फैले हुए। ये थे वृहद शिलालेख। इसके बाद अशोक के कुछ लघु शिलालेख भी हैं। लघु शिलालेख में कौन कौन सा है, एक तो जैसे है मास्की का अभिलेख। अच्छा, एक चीज़ ना मास्की के बारे में ध्यान रखिएगा, यही वो अभिलेख था जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके अलावा भबरू अभिलेख है। भबरू लेख जो है ये राजस्थान में है, जयपुर में। इसमें जो है ना, इसमें कहा गया है कि मगध का राजा है, ठीक है, कौन, तो अशोक। और क्या कहा गया है इस अभिलेख में, इस अभिलेख में बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न के प्रति अशोक की आस्था बताई गई है। तो ये थे शिलालेख। शिलालेख में आपको हमने 2 प्रकार करके बता दिया, एक वृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। अब है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कहने का मतलब क्या है कि एक स्तंभ है और उस पर उसने कुछ लेख लिख रखा है, यही है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख में जो जो महत्वपूर्ण है उसमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति, या इसी को हम प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। इसको हम कौशाम्बी लेख के भी नाम से जानते हैं और इसे ही हम रानी का अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस अभिलेख में क्या पता चलता है, तो इस अभिलेख से हमको पता चलता है कि जो अशोक हैं हमारे, इनकी जो रानी है उनका नाम है कारुवाकी और इसका बेटा है, इसका नाम है तिवर। इस अभिलेख से एक और जानकारी हमको क्या मिलती है कि अशोक जो है, अगर ये जो है धमकी देता है किसको, तो बौद्ध संघ वालों में, कि भाई अगर जो भी बौद्ध संघ में दरार डालेगा उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये वो चेतावनी देता है। बेसिकली क्या हुआ था ना कि ये सांची और सारनाथ वाले एरिया में जो थे कुछ बौद्ध संघ वाले जो थे वो इसी काम कर रहे थे, टूट वूट पड़ाने वाली काम चल रही थी। तो उस पर यह चीज़ें हैं। देखिए ये जो रानी का अभिलेख है ना प्रयाग प्रशस्ति, इसको अकबर के समय भी इसको प्रयाग लाया गया था
फिर इस पर पढ़ा वढ़ा नहीं जा सका तो इस पर जो है अकबर ने अपना कुछ लेख लिखवा दिया। फिर इस पर समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया था और जहांगीर ने भी अपने लेख इस पर कुछ कुछ उत्तीर्ण करवाए थे। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा रुम्मिनदेई अभिलेख, ये रुम्मिनदेई अभिलेख या इसी को हम लोग लुम्बिनी अभिलेख कहते हैं। इसी अभिलेख से पता चलता है कि जो बुद्ध का जन्म है वो यहाँ पे हुआ है। तो बुद्ध का जो जन्म है इसके बारे में जो हमको पता चलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये रुम्मिनदेई अभिलेख से पता चलता है। ये लुम्बिनी अभिलेख है तो वो वहीं पर है, जिससे ये पता चलता है कि बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। इसके अलावा इस जगह के बारे में और आप रुम्मिनदेई के बारे में जानिएगा कि अशोक ने जो है यहाँ पर शाक्य मुनि की पूजा की। शाक्य मुनि मतलब बुद्ध की पूजा की। और जब यहाँ पे पूजा की तो इसने गिफ्ट स्वरूप वहाँ के लोगों को जो बलि नाम का जो कर था वो पूरा का पूरा माफ़ कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और नेपाल में अभिलेख है, बस सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा, उसका नाम है निगल्ली सागर लेख, और कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको। निगल्ली सागर लेख ये नेपाल में है, आप इसके बारे में बस इतना से ध्यान रखिएगा। ये कभी कदार मान के चलिए आपसे मिलाने वाले प्रश्न में अगर ये पूछ दें तो पूछ दें। इसके बाद आपको एक और अभिलेख के बारे में ध्यान रखना है, वह है ब्रह्मगिरी अभिलेख। ब्रह्मगिरी अभिलेख, इससे हमको क्या सूचना मिलती है कि भाई कल जो कलिंग युद्ध हुआ है, कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष बाद 2.5 ईयर्स इसके बाद जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जो ब्रह्मगिरी अभिलेख है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 6 स्थानों से श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमको 7 आदेश प्राप्त हुए, मतलब एक जोड़ करके एक। तो कौन कौन है, तो एक है दिल्ली टोपरा। टोपरा मतलब ये टोपरा का अभिलेख था जो बाद में दिल्ली आ गया, तो इसका नाम है दिल्ली टोपरा। दूसरा है दिल्ली मेरठ। तीसरा है लौरिया अरराज, ये बिहार में है। फिर है लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों जो है ये वेस्ट चंपारण में है, ये आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में है। एक और आपको बिहार में मिलेगा वो है रामपुरवा अभिलेख। ये पश्चिमी नहीं है, ये पूर्वी चंपारण है, इसीलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लौरिया पश्चिम, रामपुरवा तो पूर्वी चंपारण। ठीक, माफ़ कीजिएगा, ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है, ये भी वेस्ट चंपारण में है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो नंदनगढ़ वाला है इस पर हमको मोर जो है उसके चित्र मिले हैं। इसके अलावा जो है आपको प्रयाग वाला तो आप जान ही रहे हैं, है ना। तो ये ब्रह्मगिरी लेख हुए। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन राजनीति की। यहाँ तक हमारा सोर्स कंप्लीट हो गया। सोर्स में थोड़ा ज़्यादा आपको समय लग गया, बट ठीक है, एक बार सोर्स देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की। देखिए, इसमें हमको 2 बातें समझनी है। एक तो हमको पढ़ना है मौर्य शासक और दूसरा हमको पढ़ना है मौर्य प्रशासन। देखिए, दोनों से ही प्रश्न आते हैं। मौर्य शासक में हमको कौन कौन सा पढ़ना है, तो एक तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको बिंदुसार के बारे में पढ़ना है ना, तीसरा आपको अशोक के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद आपको अशोक के जो उत्तराधिकारी रहे, जो सक्सेसर रहे इसके उत्तराधिकारी, उसमें 2 उत्तराधिकारी के बारे में हल्का सा कुछ जानना है, एक आध लाइन में। एक तो है कुणाल और दूसरा है दशरथ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है, जो इसका टाइम पीरियड है ये 320 BC से लेकर के 297 BC तक है। देखिए, इसको कहीं कहीं 323 BC भी लिखते हैं, इसीलिए मौर्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो 323 से 185 माना जाता है। ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य का, और ये आप कह सकते हैं कि मौर्य वंश का क्या है, संस्थापक है। इसने सत्ता कैसे प्राप्त की थी आपको पता है, चाणक्य की सहायता से इसने मगध का जो राजा था धनानंद, उसको पराजित किया था। धनानंद के बारे में हम लोगों ने पहले भी पीछे चर्चा की है। यूनानी जो स्रोत हैं उसमें चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस
इस प्रकार से आप चाहें तो लिख सकते हैं सेंड्रोकूट्स, या फिर इसी को एंड्रोकूट भी बोला जाता है। विलियम जोन्स वो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की कि भाई ये जो सेंड्रोकूट्स जो मिल रहा है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बातचीत हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था को जो हम लोग समझेंगे तो आपको किसी भी राजा की राजनीति में आपको क्या क्या जानना चाहिए, तो जैसे उसके साथ उसने कौन कौन से युद्ध लड़े ये हमको देखना चाहिए, उसकी सेना कैसी थी, उसने कौन कौन सी नीतियों का पालन किया। तो एक ना युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ा, वो युद्ध था सेल्यूकस निकोटर के साथ। आपको जब मैं मेगास्थनीज बता रहा था तब मैंने आपको सेल्यूकस निकोटर की थोड़ी सी चर्चा की थी, तो आपको ये ध्यान होगा। इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और ये 305 BC में होता है। कौन था ये सेल्यूकस निकोटर, तो आपको पता है सिकंदर आया था, फिर सिकंदर जब वापस गया तो उसने इस एरिया में जो उत्तर पश्चिम का एरिया था इन सब जगह उसने अपने गवर्नर लगा रखे थे, तो उसी में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ जो गवर्नर था वह कौन था, तो सेल्यूकस निकोटर था। तो यहाँ से सिंधु नदी बहती है और जब सिंधु नदी बहती है तो जो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ बैठा है ये सिंधु पार के क्षेत्र को अपने एरिया में लेना चाहेगा और उसके लिए जो है यहाँ पर सेल्यूकस निकोटर के साथ युद्ध होगा। इस युद्ध के बारे में जानकारी हमको कौन देता है भाई, तो एक विद्वान है अप्पियानस, ये हमें इस युद्ध की जानकारी देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में भाई कौन जीता कौन हारा, तो ऑफकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य जीता। जीतने पर क्या हुआ, तो उसको हेरात, बलूचिस्तान, काबुल, कांधार ये सारे जो क्षेत्र थे ये चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए, यानी कि इनका साम्राज्य थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। बदले में क्या दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्या दिया भाई चंद्रगुप्त मौर्य को, तो ये क्षेत्र मिल गया सिंधु पार का क्षेत्र। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को 500 हाथी दिए और सेल्यूकस निकोटर ने अपनी बेटी की शादी की, बेटी का नाम था कार्नेलिया, इसी को हेलेना के नाम से भी आप जानते हैं। साथ में क्या हुआ, तो एक मेगास्थनीज, आप जान रहे हैं मेगास्थनीज, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके पाटलिपुत्र भेज दिया गया। एक विद्वान है उनका नाम है प्लिनी, मैंने आपको पहले भी अब इसके बारे में बताया था। ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी जो सेना है वो 6 लाख की, 6 लाख सेना है और इन 6 लाख सेना ने पूरे भारत को रौंदा है। कैसा शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, आप कह सकते हैं ये अच्छा शासक था। कैसे अच्छा शासक था, तो जैसे अग्निकांड हो जाए, किसी का घर जल जाए, किसी को बीमारी हो जाए या अकाल आ जाए, तो ऐसे समय में यह चंद्रगुप्त मौर्य राहत सुनिश्चित करता है। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छा शासक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका बेटा है, उसका नाम है बिंदुसार, आप एकदम याद रखिएगा। चंद्रगुप्त है ना, चंद्रदर, ये चंद्रबिंदु, तो बिंदु से बिंदु पकड़ लीजिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। बिंदुसार जो है यह 297 से लेकर के 273 BC तक शासन करता है। यूनानी स्वरूप में अगर इसका नाम अगर आप देखें कि यूनानी इसके लिए कौन सा नाम यूज करते हैं, तो अमित्रोचेट्स, ये इसका नाम इस्तेमाल करते हैं। बिंदुसार के बारे में और क्या जानना चाहिए आपको, तो बिंदुसार के समय जो तक्षशिला का क्षेत्र है, तक्षशिला के क्षेत्र में 2 विद्रोह हुए हैं। पहली बार जब विद्रोह हुआ है तो ये अपने एक बेटा है उसका सुसीम, बड़ा बेटा था, बड़ा प्यारा था, इसको भेजता है लेकिन ये असफल हो जाता है। तो फिर सेकंड टाइम जो है पहली बार में ही, दूसरी बार ये अशोक को भेजता है और अशोक क्या करता है, ये विद्रोह दबा देता है। जब ये अशोक को भेज रहा है उस समय अशोक जो है वो उज्जैन का गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी और भी जानकारी हम लोग धर्म में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बिंदुसार जो है वह क्या है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है और
चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मान रहा है। आजीविक संप्रदाय का है ये। इसने विदेशों से बड़े अच्छे संबंध बनाए। किसने? बिंदुसार ने। तो मिस्र का शासक आपको पता था, मिस्र का शासक है टॉलमी फिलाडेल। वहाँ पे टॉलमी, जैसे टॉलमी फर्स्ट, टॉलमी सेकंड, टॉलमी फिलाडेल, इस तरह का नाम यूज़ हो रहा था। और सीरिया का जो राजा है एंटियोकस, तो एंटियोकस से इसके बड़े अच्छे संबंध थे बिंदुसार के। तो इससे इसने कहा कि हमको 3 चीज़ चाहिए। बिंदुसार ने बोला क्या? तो कहा एक मीठी शराब चाहिए। मीठी शराब मतलब वही वाइन। दूसरा कहा सूखी अंजीर दे देना। और तीसरा कहना कि हमको सोफिस्ट चाहिए। सोफिस्ट मतलब दार्शनिक। ये वही सोफिस्ट है जिससे सूफी वर्ड बना है। आगे मैं बात करूँगा मिडावल इंडिया में। एंटियोकस ने क्या किया? एंटियोकस ने ये 2 चीज़ें भेज दी और सोफिस्ट नहीं भेजा, क्योंकि कहा कि यूनान का जो कानून है इसकी इजाज़त नहीं देता, दार्शनिक बिकाऊ नहीं है। तो ये बिंदुसार के बारे में जानकारी थी। अब हम जरा अशोक को पढ़ लेते हैं। अशोक, आपको पता है कि इतिहास में अशोक जो है वो खास करके भारत के इतिहास में अशोक का योगदान बड़ा अतुलनीय है। तो इसको हमें पढ़ना भी ब्रॉडली होगा। और चूँकि अशोक पाटलिपुत्रा से रहकर अपना शासन चला रहा है, तो ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए अशोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग पार्ट 2 वाला वीडियो बना लेते हैं।